और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप अपने 7045200000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और उसके जवाब शो के दौरान आप पा सकते हैं। आज हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी जी हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो पर। और हमेशा की तरह हम कॉलर्स के सवाल जवाब लेने से पहले कोशिश करते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनका थोड़ा ज्ञानवर्धन किया जाए, थोड़े उन्हें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और भी ज्यादा क्लैरिटी दीजिए, जानकारी दिया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में एक डाउट रहता है हेमंत जी कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। डेट फंड हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, एफडी हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, हम किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। तो इसको थोड़ा दूर करते हैं और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो थोड़ी क्लैरिटी है उसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। हेमंत जी, तो बताइए जरा निवेशकों के लिए जो इस बात के इंतजार में है कि अगर उनके पास पैसा है तो उसको वो एफडी में लगाए या फिर डेट फंड में लगाए, कौन सा ज्यादा सही है? अच्छा देखिए, जब हम एफडी और डेट फंड्स की बात करते हैं तो पहला बेसिक डिफरेंस हमें समझना होगा कि जो एफडीज है बेसिकली उनको हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कहते हैं। और शायद ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में सबसे पॉपुलर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो फिक्स्ड डिपॉजिट है। उसका कारण ये है कि एक तो आपको जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। एफडी में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है, रिटर्न्स आपके गारंटेड है। और कहीं ना कहीं निवेशकों का रुझान जो है थोड़ा सा जब गारंटेड रिटर्न और कैपिटल सेफ्टी की तरफ आता है तो फिर ऑब्वियसली सबसे पहला उनको जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो देखते हैं वो है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो वो बेसिकली जैसा कि नाम से पता चलता है, ये जो फंड्स हैं ये म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करते हैं और ये डिफरेंट डेट कैटेगरी के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड बाय नेचर जो है मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। मतलब बेसिक फर्क ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि एफडी में आपको पता होता है कितना रिटर्न आपको मिलेगा जब आप एफडी लेते हैं, ये रिटर्न्स आपके गारंटेड होते हैं। जबकि यहाँ पे जो है वो मार्केट लिंक है, तो मतलब किस तरीके से इंटरेस्ट रेट चलेगा, किस तरीके से पोर्टफोलियो की क्वालिटी होगी, पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी ड्यूरेशन कितनी होगी, उन सब फैक्टर्स के हिसाब से डेट फंड में आपको रिटर्न मिलते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो एफडी के अंदर, आप 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से डेट फंड में 16 कैटेगरीज हैं। चाहे आपके पास 1 दिन के लिए पैसा हो, चाहे आपके पास 1 साल के लिए हो, चाहे आपके पास 10 साल के लिए हो, आपके लिए अलग अलग तरह के डेट फंड्स अवेलेबल है। आपको ऑफकोर्स देखना पड़ेगा कि कौन सा डेट फंड आपके लिए सूटेबल है। लेकिन फर्क बेसिकली ये है कि जैसे हमने कहा कि एफडी में आपके रिटर्न्स नोन है, यहाँ पे अननोन आपको पता नहीं है कितने हैं, लेकिन पोटेंशियल है कि एफडी से ज्यादा रिटर्न दे अगर आप फंड सिलेक्शन सही तरीके से करें अपने टाइम होराइजन के हिसाब से। जी, यानी कि अगर मान लीजिए कि रिस्क लेने के लिए कोई तैयार है और रिस्क के साथ साथ जो और भी चीजें हैं उसके लिए भी वो तैयार है, तो फिर उसके लिए क्या डेट फंड सही है अगर वो एफडी के बजाय डेट की तरफ यानी कि मार्केट की तरफ जाना चाहता है तो? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि उसमें पोटेंशियल है कि वो आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा साथ में कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम होराइजन, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप उन डेट फंड को चुनें। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट होती है तो जो बॉन्ड प्राइसेस में जो मूवमेंट उसके वजह से होती है उसका जो इम्पैक्ट है वो डेट फंड के रिटर्न पे पड़ता है। वो जैसे हम कहते हैं कि इसमें एक इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस का। ये आई थिंक किसी भी डेट फंड इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत जरूरी है। यानी जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं, यानी कि डेट फंड के रिटर्न बेहतर होते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तब उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको जब डेट फंड में इन्वेस्ट करना है तो इमर्जिंग सिनेरियो इंटरेस्ट रेट का क्या है उस पर ध्यान देना है। क्या आपको पार्किंग करनी है, क्या आपको मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप सही फंड चुने तो डेफिनेटली आपको बेटर रिटर्न मिल सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी भी निवेशक के लिए एफडी से डेट फंड में मूव करना थोड़ा समय लगता है। लेकिन मेरी यही एक सलाह रहती है हमेशा कि आप एक बार उसको एक्सपीरियंस कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए
आपको पता चलेगा कि उसके अंदर रिस्क थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल भी कहीं ज्यादा है। जी बिल्कुल, तो अगर आप रिस्क के साथ तैयार हैं, पोटेंशियल क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर होता है डेट फंड के अंदर, उसको लेने के लिए, तो फिर आपके लिए डेट फंड है। लेकिन हाँ, अगर आप सुकून से चाहते हैं कि एक फिक्स जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहे और बिल्कुल जिस तरीके से आपने प्लान किया है वैसे ही सब कुछ चले, तो फिर आपके लिए एफडी ठीक है। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है, जैसा कि हेमंत जी ने बताया, सबके अपने अपने फायदे हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो डेट चुने, या फिर अगर आपको आराम से निवेश करना है, किसी तरीके का रिस्क नहीं चाहिए, तो फिर आप एफडी को चुन सकते हैं। चलिए आप कॉलर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त मुकेश कुमार जी हैं। मुकेश कुमार जी, पूछे क्या कुछ है आपका सवाल? मैम नमस्कार, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन और आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ योर शो। शुक्रिया। मैडम मेरे पास SIP 24,000 का है एट प्रेजेंट जी, और मेरे पास 7 to 8 स्कीम्स हैं जो मैंने भेजा हुआ है आपको। तो 20 इयर्स का मेरा टाइम होराइजन है और रिटायरमेंट का बेसिकली गोल है। तो आई वांट 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए और एक 10 इयर्स में 1 करोड़ का CR चाहिए मुझे हाउसिंग के लिए। तो मेरा स्कीम कैसा है, और 10,000 का और SIP में करना चाहता हूँ, तो वो किस स्कीम में करना चाहिए? ठीक है, तो मुकेश जी का जो टारगेट है वो भी आपने सुना। हेमंत जी इन्होंने अलग अलग टारगेट सेट कर रखा है। उसके अलावा जो इनके फंड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ICICI प्रो मल्टी कैप फंड इनके पास है 5,000 के लोकेशन के साथ। SBI गोल्ड फंड इनके पास है। SBI स्मॉल कैप फंड है। SBI का ही ब्लू चिप फंड भी इनके पास है। एक्सिस ग्रोथ फंड इनके पास है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है और HDFC टॉप 100 फंड इनके पास है। 3,000 2,000 2,000 ये एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। अब जो इनका टारगेट है वो 20 साल में कितना कॉर्पस होगा वो इन्होंने बताया कि लगभग 1 करोड़ के आसपास इन्हें चाहिए, और 20 साल में 5 करोड़ का भी टारगेट इन्होंने फिक्स कर रखा है अपने अलग अलग चीजों के लिए। तो क्या कुछ रहेगा इन्हें सलाह आपकी तरफ से? देखिए, पहले इनका जो बड़ा वाला गोल है, जैसा हमने कहा कि 5 करोड़ का जो कॉर्पस उनको चाहिए 20 साल, उसके ऊपर पहले अगर हम डिस्कस करें, इनकी जो करंट SIP है, हालांकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपए और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट SIP जो है वो 24,000 की है। NPS में आई थिंक वो 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनका जो करंट पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू करीब 6 लाख है। इन तीनों को अगर मैं ये अज्यूम करके चलूं कि वो अगले 20 साल तक इन इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें अनइंटरप्टेडली, और अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलेंगे, हालांकि मैंने NPS में थोड़ा सा रिटर्न थोड़ा कम लिया क्योंकि वो एग्जैक्टली डिपेंड करेगा उन्होंने किस तरीके का मॉडल चुना है और कैसे एलोकेशन है उसके अंदर। तो करीब 4 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस इनका बनेगा। 5 करोड़ तक पहुंचने के लिए इनको 8,000 रुपए की SIP और करनी होगी। इन्होंने कहा कि शायद वो 10,000 की SIP और कर सकते हैं। तो आई थिंक जहां तक 20 साल का जो सवाल है वो डेफिनेटली अपना पूरा कर पाएंगे। अब 10 साल में जो उनको करोड़ चाहिए, बेसिकली वहां पे उनको एक अलग से इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मुझे लगता है करीब करीब अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इनको करनी होगी उस गोल को पहुंचने के लिए। तो पहला फोकस, क्योंकि बड़ा गोल है, वहां पे करें, बट दूसरे गोल में टाइम कम है तो उनको ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने कहा 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट उनको वहां पे करनी होगी। अगर मैं इनके फंड्स की बात करूं, इनके पास एक गोल्ड फंड है। गोल्ड फंड की डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंस रह सकती है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको बेटर रिटर्न देगी। तो वो पैसा जो है आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है वहां पे इन्वेस्ट करें। इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप एक्सपोजर बहुत कम है। मिड कैप बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मार्केट का, मतलब 101 से 250 कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वहां पे डेफिनेटली अच्छा हेल्दी एलोकेशन होना चाहिए। तो मेरी सलाह रहेगी कि जैसे उन्होंने SBI ब्लू चिप में पैसा लगाया है, वो अगर ये SBI लार्ज एंड मिड कैप में स्विच कर दें तो एक अच्छा हेल्दी एक्सपोजर उनको वहां पे भी मिलेगा। उसके अलावा 2 फंड्स इनके पास और हैं, जैसे HDFC टॉप 100 और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। एक लार्ज कैप है और एक लार्ज एंड मिड कैप है। उसकी बजाय अगर ये HDFC लार्ज एंड मिड कैप को देखें तो फंड थोड़ी कंसोलिडेशन होगी और मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस बेटर होगी। और जो एडिशनल 10,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करना है वो इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स के अंदर करें, आपको नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं।
जी, तो कुल मिलाकर आपको मुकेश जी अपनी एसआईपी को बढ़ाना होगा। निवेश का जो आपने टारगेट रखा है वो काफी बड़ा है, तो उसके हिसाब से आपको एसआईपी भी 10,000 बढ़ानी होगी। हालांकि आपने लक्ष्य भी रखा है तो 30,000 करें अपने एसआईपी को बढ़ाकर, तो अगले आप 20 साल में 5 करोड़ का अपना टारगेट हासिल कर लेंगे इससे। और कुछ सलाह आपको दी गई है हेमंत जी की तरफ से, जिसमें एसबीआई ब्लू चिप की जगह आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में निवेश कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की जो एसआईपी है उसको आप बढ़ाइए, और जिन फंड से निकलने की सलाह है उसमें है एसबीआई गोल्ड फंड, इससे आप निकल सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई ब्लू चिप फंड है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, एक्सिस ग्रोथ फंड है, और इन फंडों से आप बाहर निकले और जिसमें निवेश करें उसकी भी सलाह आपको दी गई है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इनमें आप निवेश करें और जो आपने टारगेट अपने लिए सेट कर रखा है उसको आप इससे हासिल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। मितुल पटेल इस वक्त हमारे साथ है। मितुल, बताएं जरा क्या कुछ है आपका सवाल। गुड इवनिंग मैम, मैं गुजरात द्वारिका से बोल रहा हूँ। अभी मेरी मौजूदा एसआईपी 16,500 की है और पोर्टफोलियो 10.5 लाख रुपया का है। और मुझे जानना है कि फंड कैसे है, फंड में कोई चेंज करने की या बदलाव करने की जरूरत है कि नहीं है, और एसआईपी में बढ़ाना चाहता हूँ तो कौन से फंड में बढ़ाऊँ जिससे मुझे अच्छा रिटर्न मिल सके। और एसआईपी बढ़ानी पड़े तो मैं हर साल 10 से 15% एसआईपी बढ़ा सकता हूँ। और टारगेट तक पहुँचने के लिए कितनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा टारगेट मेरा अभी 15 साल तक मैं आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मेरा मौजूदा टारगेट है 3 करोड़ रुपए का, वो मुझे जानना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म का इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने किया है। 15 साल तक के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। इनके पास जो पोर्टफोलियो है इनका वो आपको बता देती हूँ हेमंत जी। एक्सिस ब्लू चिप फंड इनके पास है 6,000 का एलोकेशन के साथ। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है 1,500 का एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। एचडीएफसी मिड कैप फंड है इनके पास। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास 1,500 4,000। इसके अलावा एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है। एक निपॉन का भी फंड इनके पास है, फोकस इक्विटी। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड इनके पास है, एलोकेशन 1,000 1,000 1,500 इस तरीके से एलोकेशन है। और इनके पास डीएसपी टैक्स सेवर फंड भी इन्होंने एक ले रखा है जिसमें लमसम इनका इन्वेस्टमेंट है, आप देखेंगे तो 1,40,000 का जो इनका इन्वेस्टमेंट है। पर्पज ही लॉन्ग टर्म का है, तो उस हिसाब से क्या कुछ इनको सलाह रहेगी आपकी? जी देखिए, इनके पास उन्होंने कहा कि समय है 15 साल और का जो टारगेट है करीब करीब 3 करोड़ का है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है 16,500 की एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो करंट पोर्टफोलियो है उनका वैल्यू 10.5 लाख रुपीज है। और जैसा आपने कहा कि डीएसपी टैक्स सेवर में भी इनका एक लमसम इन्वेस्टमेंट है और 10% से 15% जैसा उन्होंने कहा अभी कि ये इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर ये इन सबको मैं कंसीडर करूं, अगर मैं 10% के हिसाब से पकड़ूं तो फिर उनका करीब करीब कॉर्पस बनता है 2 करोड़ 10 लाख। बट जैसे उन्होंने कहा कि इनके पास कैपेसिटी है और पैसा इन्वेस्ट करने की 15% तक, अगर वो 15% तक जाते हैं अगर, तो डेफिनेटली वो अपने जो टारगेट है उसको पूरा कर पाएंगे। बस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अनइंटरप्टेडली जो उनका टाइम होराइजन है इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो जैसा मैंने कहा कि गोल पूरा होगा अगर ये एटलीस्ट 15% से अपनी इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाते रहें। अब इनके अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पहला फंड जैसे अगर हम देखें निपॉन का इंडिया का फोकस फंड है, काफी अच्छा फंड है। बट मुझे लगता है कि इनके पोर्टफोलियो को जिस तरह का टाइम होराइजन है वो जरूरत है एक अच्छे मल्टी कैप फंड की। तो निपॉन का एक बहुत ही अच्छा निपॉन मल्टी कैप फंड है। मैं चाहता हूं कि वो फोकस फंड की जगह अगर वो निपॉन मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक्सिस फ्लेक्सी कैप में भी वो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा भी अगर वो आप निपॉन मल्टी कैप में लगाएं तो बेटर होगा, क्योंकि जब थोड़ा आप कंसोलिडेशन करते हैं और सही एलोकेशन करते हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका काफी फायदा होता है। उसके अलावा कोटक फ्लेक्सी कैप उनके पास है और एक एक्सिस ब्लू चिप है। जैसा मैंने पहले भी कहा, तो कहीं ना कहीं मिड कैप में लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी एक्सपोजर चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट जो है इसके सामने अगर ये कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो एक अच्छा क्वालिटी लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसमें अगर वो इन्वेस्ट करें तो ये अच्छा होगा। और जैसा इन्होंने कहा कि जो एडिशनल एसआईपी आपको करनी है वो कहाँ करें, तो आप एग्जिस्टिंग फंड में ही अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें, क्योंकि ऐसा चेंजेस अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस तरह का एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए वो होगा। बट हमेशा ध्यान रखिए आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है, फंड से नहीं है। आज ये फंड अच्छा कर रहे हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आगे जाके आपको मॉनिटर करना है। अगर आप कभी लगे कि ये फंड में कहीं ना कहीं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो डेफिनेटली तैयार रहिए कि आप उसको बदल दें, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा अच्छा एनालिसिस करके। तो इक्विटी में बने रहे, फंड के ऊपर मॉनिटरिंग करते रहे और जैसा मैंने कहा कुछ बदलाव तो अपने लक्ष्य तक आप डेफिनेटली पहुंच पाएंगे।
जी, तो कुल मिलाकर जो चेंजेस बताए हैं आपको हेमंत जी ने वो आप करिए। और आमतौर पर ऐसा होता है कि सलाह लोगों को ये देनी पड़ती है कई बार जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी तरफ से कि आप अपनी एसआईपी में टॉपअप करिए, लेकिन आपने पहले ही सोच रखा है कि आप 10 से 15% अपना टॉपअप करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप 10% का टॉपअप करते हैं तो 15 साल में आपको 2 करोड़ 10 लाख का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप 15% का टॉपअप करते हैं तो आपको 3 करोड़ का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आप अपना टारगेट आराम से हासिल कर लेंगे। आपको जरूरत है चेंजेस की, वो आपको बताया हेमंत जी ने कि आप निपॉन इंडिया फोकस फंड से बाहर निकलिए और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में आप इसको स्विच कर सकते हैं। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड की जो एसआईपी है वो आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप में जोड़ सकते हैं और कोटक फ्लेक्सी को आप कोटक इक्विटी ऑप्स फंड में स्विच कर सकते हैं, यानी कि जो एसआईपी आप यहां कर रहे थे उस एसआईपी को आप वहां करिए। जिन फंड से निकलने की सलाह है उसमें निपॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड है, एक्सिस फ्लेक्सी फंड है, कोटक फ्लेक्सी फंड है और एक्सिस ब्लू चिप फंड है। ये वो फंड है जिनसे आपको बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो कि एक अच्छा फंड है, हेमंत जी ने जैसा आपको बताया, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोटक इक्विटी ऑप्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बड़े आराम से अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का यह सिलसिला यूं ही जारी है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये खास शो जहां देते हैं हम आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी। तो चलिए अगले कॉलर उनके पास एक बार फिर चलते हैं। उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं, उपेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर से। उपेंद्र जी पूछे क्या कुछ है आपका सवाल? देखिए मैडम, हम पैसा तो अपना फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, लेकिन कुछ पैसा जिसका रिस्क ले सकते हैं उसको इक्विटी में डालते हैं और उसका एक पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं अपना म्यूचुअल फंड का, वो भेजे हैं। थोड़ा हमको इसमें राय लेना है कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं, ओवरलैपिंग ज्यादा तो नहीं है, कुछ बदलाव की जरूरत है उसमें। ठीक है, तो हेमंत जी 67 साल उम्र है इनकी और 10,000 का निवेश करते हैं एसआईपी के थ्रू और पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 7 लाख हो चुकी है। ऐसे में अच्छे कॉर्पस के लिए 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। टारगेट ऐसा कुछ सेट नहीं कर रखा है अगर देखा जाए तो, बस अच्छा कॉर्पस चाहिए और पोर्टफोलियो को लेकर सलाह भी चाहते हैं। इनके पास कैनरा रिबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इनके पास कैनरा रिबोको ही स्मॉल कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड इनके पास है और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इनके पास है। 2-2 हजार का एलोकेशन उन्होंने इन तमाम फंड में कर रखा है। क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी इन्हें? देखिए, इन्होंने इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाया है, जाहिर सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि समझते हैं कि इक्विटी में किस तरह के रिस्क हैं। मेरा ओनली चिंता जो है मेरी ये है कि इनका जो टाइम होराइजन है करीब उन्होंने कहा शायद 5 साल है, तो वो स्पेशली जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा समय कम है क्योंकि आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 2.5 साल होगा। तो अगर थोड़ा सा और समय दे सके तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, 2 फंड्स ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रिटेन कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके बारे में हमने पहले ही बात की, और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है, जब आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो भी एसआईपी से। स्मॉल कैप को थोड़ा लंबा समय चाहिए, रिस्क थोड़े ज्यादा है, रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन उतना समय आपके पास मुझे लगता है लंबा है नहीं आपके पास। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप स्मॉल कैप को आप अवॉइड करें और बाकी जो 2 फंड्स हैं उनमें अगर आप उसकी जगह अगर आप 2 फंड हमने जैसे पहले बात की, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, इन दोनों फंड्स को देखें, दोनों हाई क्वालिटी लार्ज एंड मिड कैप के फंड्स हैं। तो आपको जिस तरह का बायस आपके टाइम होराइजन के हिसाब से लार्ज कैप में होना चाहिए वो भी आपको मिलेगा। और जैसा मैंने पहले भी शो में कहा कि मिड कैप बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहां भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो जो रिस्क है आपका स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर वो काफी हद तक कम होगा। तो थोड़ा समय अगर बढ़ा सकें तो बहुत अच्छा होगा। कुछ चेंजेस मैंने कहा है आपको, वो अगर आप कर लें तो मुझे लगता है जिस तरीके का बैलेंस पोर्टफोलियो में होना चाहिए डिफरेंट सेगमेंट्स का, आपके टाइम होराइजन को देखते हुए वो आपको मिलेगा। जी, तो कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, बस आपको उसको आप करें तो बैलेंस बना के तो बहुत ही जल्दी आपको जो आपको कॉर्पस चाहिए एक अच्छा खासा वो आपको मिलेगा। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है आपका और एलोकेशन जो स्मॉल कैप का आपने मिड कैप और स्मॉल कैप का कर रखा है उससे भी थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। तो आप जिन फंड में बने रखे रहें उसकी सलाह है आपको दी गई हेमंत जी की तरफ से। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वो फंड है और साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। ये 2 फंड ऐसे हैं जिसमें बने रहने की सलाह है और साथ ही एचडीएफसी लार्ज और
मिड कैप फंड और कोटक इक्विटी ऑप्स फंड में आप निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक अच्छा खासा कॉर्पस अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। माफ कीजिएगा, कॉलर नहीं है, ईमेल के जरिए हमें ये सवाल आया है। दीपक जी का ये सवाल है, 40 साल इनकी उम्र है और साथ ही मौजूदा निवेश इनका 11,000 की SIP ये करते हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर आप देखेंगे हेमंत जी तो 2 लाख हो चुकी है इनकी। 10 साल में 50 लाख का इनका टारगेट है, 15 साल में 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है, यानी कि 2 टारगेट अपने लिए फिक्स कर रखा है इन्होंने। पोर्टफोलियो का रिव्यू ये चाहते हैं। इनका पोर्टफोलियो भी आपको बता देती हूँ। इनके पास फिलहाल अभी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, SBI का स्मॉल कैप फंड इनके पास है। 3-3 हजार और 2,000 का एलोकेशन उन्होंने इन फंड्स में कर रखा है। क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी इन्हें? देखिए, पहले देखते हैं कि इनके गोल्स के लिए उनको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इनके 2 टारगेट्स हैं, उन्होंने कहा 50 लाख और 1 करोड़ का टारगेट है। तो दोनों में अगर हम समय हिसाब से जाएं तो करीब करीब इनको 20-20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कुल मिला के अगर अपने गोल्स को इनको अचीव करना है तो करीब 40 हजार का इन्वेस्टमेंट इनको वहां पे करना होगा। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 11,000 की है, तो काफी बड़ा गैप है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने टारगेट्स को थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। कोशिश करें जितनी SIP वो बढ़ा सकें ताकि वो जो गैप है उसको वो कुछ हद तक कम कर पाए। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, इनके पास 4 फंड है, कैटेगरीज अच्छी हैं। 10 साल का समय है तो वहां पे स्मॉल कैप फंड बिल्कुल ठीक है। आई थिंक चारों फंड इनके अच्छे हैं, अपने पोर्टफोलियो में बने रह सकते हैं। और अगर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि वहां पे गैप है, तो आप इन्हीं फंड्स के अंदर भी अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में कोई बदलाव एटलीस्ट इस स्टेज पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है। जी, तो पोर्टफोलियो में किसी तरीके की बदलाव की जरूरत नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यानी कि SIP को थोड़ा सा बढ़ाइए और फिर जो आपने अपने लिए 2 टारगेट सेट कर रखा है उससे आप आराम से अचीव कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये तमाम कॉलर जिनके जवाब आज हेमंत जी ने दिए, लेकिन हेमंत जी वो लोग जो नए हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में या पहले से कर भी रहे हैं, उनके लिए जाते जाते क्या कुछ रहेंगे आपके आज के टॉप 4 फंड्स, वो भी बताइए हमें। जी, अगर हम इक्विटी की बात करें, स्पेशली कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाए, तो मुझे लगता है 2-3 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मल्टी कैप कैटेगरी, एक मिड कैप कैटेगरी और लार्ज एंड मिड। तो उन्हीं 3 कैटेगरी से मैं फंड रिकमेंड कर रहा हूँ। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। बहुत ही अच्छे फंड, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, और किसी भी इन्वेस्टर, चाहे वो नए इन्वेस्टर हो चाहे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, उनके पोर्टफोलियो में इन फंड्स को जगह मिल सकती है। जी चलिए, तो इसमें इन्वेस्ट करिए और फिर आप अपने पोर्टफोलियो को मजबूत इससे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हेमंत जी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ शो में बने रहने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।